हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसका माइनर टेस्ट नंबर 9 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके लेवल 1 का। और ये टेस्ट हुआ था आपके 3/11/2025 को। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था। तो अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान के अंदर 1956 के अंदर है वो सम्मिलित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपको दे रखा है कि 1846 में बांसवाड़ा में भीलों ने विद्रोह कर दिया था। तो बिल्कुल सही बात है, 1846 के अंदर भीलों ने वो बांसवाड़ा के अंदर क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। दूसरा दे रखा है, बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी की सहायता से 1850 ईस्वी के अंत तक इस विद्रोह को कुचल दिया था। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों ही कथन सत्य है। तो आपके इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आपका आ जाएगा मारवाड़ रियासत, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोविंद गिरी के नेतृत्व वाले भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार कब हुआ था। तो ये होता है आपके 17 नवंबर 1913 के अंदर। नेक्स्ट देखो, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे। तो मोतीलाल तेजावत जी जो है वो आपके कोलियारी गांव उदयपुर के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन करके लिखिए। पहला कथन दे रखा है आपको, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने मातृकुंडिया गांव से की थी। तो बिल्कुल सही बात है। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना था। तो ये कथन आपकी गलत है भाई। तो पहला कथन आपके सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर, भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के अंतिम शासक कौन थे। तो भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के जो अंतिम शासक है वो आते हैं आपके उदयपुर के उदयभान सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर, मीणाओं को अपराधी जाति घोषित करने वाला जयराम पेशा कानून कब पारित किया गया। तो मीणाओं को जो अपराधी जाति घोषित करने वाला एक नियम आया था जिसका नाम था जरायम पेशा अधिनियम, ये कब पारित हुआ था। तो वो आ जाएगा आपके 1924 के अंदर ये पारित हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर, 1945 में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो 1945 के अंदर मीणा सुधार समिति का आयोजन होता है, जो कि आपके हुआ था श्री माधोपुर सीकर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 10 नंबर आपको दे रखा है, शोभालाल गुप्त द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी। तो शोभाराम गुप्त ने सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर है वो आपके हरिजन व भीलों के विकास के लिए एक आश्रम की स्थापना की थी, शोभालाल गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान में कृषक असंतोष का कारण था। तो राजस्थान के अंदर जो कृषक थे वो आंदोलन पर उतारू हो गए थे, तो उनके असंतोष का कारण क्या था। तो वो आता है आपके अत्यधिक ऊंची लगान दरें, बैठ बेगार में बढ़ोतरी, लाटा कूंता पद्धति और सामंती अत्याचार, यानी कि 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 12 नंबर आपको दे रखा है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई। तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो आपके बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में की गई। नेक्स्ट देखो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने बिजोलिया आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था। तो वो आ जाएगा आपके अमृतसर अधिवेशन के अंदर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने बिजोलिया आंदोलन के संबंधी प्रस्ताव भी रखा था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके 1 अमृतसर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर आपको दे रखा है, 1921 की चांदखेरी की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो चांदखेरी की घटना आती है आपके बेगू किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई। तो जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो आपके जोधपुर के अंदर की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो भाई, 16 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के मेव किसान आंदोलन से संबंधित नेता है। तो मेव किसान आंदोलन से संबंधित नेता कौन कौन है। तो वो आ जाएगा आपके, एक तो आसीन खां, डॉक्टर मोहम्मद हादी, ये भी आपके मेव किसान आंदोलन से संबंधित रहते हैं, गुलाम भीख नारंग, ये भी आपके से संबंधित है,
और अजीजुद्दीन बिलग्रामी, ये भी आपके इस आंदोलन से संबंधित है, यानी कि 1, 2, 3 और 4। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर, किस पुलिस सुप्रीडेंट के आदेश पर नानक भील को डाबी में 1923 में आयोजित किसान सभा में गोली मारी गई थी? तो कौन सा सुप्रीडेंट था, पुलिस सुप्रीडेंट, जिसके आदेश पर डाबी जो सम्मेलन हुआ था 1923 के अंदर, उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिसके कारण नानक जी भील को गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी? तो वो आता है आपके इकराम हुसैन ने वहाँ पे आदेश दिया था, इनके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 18 नंबर आपको दे रखा है, गंगनहर क्षेत्र में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण था? तो गंगनहर के अंदर प्रमुख कारण आता है आपके आबियाना कर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों को उनसे संबंधित संगठनों से मिलान करना है और नीचे दिए गए जो कूट है इससे आपको इसका सुमेलित भी करके लिखना है भाई, ठीक है ना। कौन सा कूट रहता है उसमें आपको बताना है। तो सबसे पहला दे रखा है आपके ठाकुर देशराज जी। तो ठाकुर देशराज जी रहते हैं आपके किसान जमींदार सभा के, यानी कि सबसे पहला जाएगा 2। फिर आ रखा आपके मंगल सिंह कच्छावा। तो मंगल सिंह कच्छावा का संबंध रहता है आपके मारवाड़ किसान सभा, यानी कि इसमें आ जाएगा 1। फिर दे रखा है दरबारा सिंह। तो दरबारा सिंह का संबंध रहता है जमींदार एसोसिएशन, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 4। गोकुल धाकड़, इनका संबंध रहता है पूर्वी मेवाड़ परिषद, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 3। तो 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 देखो कौन सा ऑप्शन में 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इसमें सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर आपको दे रखा है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु किस प्रजामंडल के नेता थे? तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जो है वो आपके धौलपुर प्रजामंडल के नेता रहते हैं, इनके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 21 नंबर आपको दे रखा है, खयाम याद हत्याकांड 1946 का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो खयाम याद जो हत्याकांड हुआ था आपके 1946 के अंदर, इसका संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वो आ जाएगा मारवाड़ किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर आपको दे रखा है, ट्रेंच कमीशन की सिफारिश पर विचार हेतु किसान जुलाई 1923 में कहाँ इकट्ठे हुए थे? तो ट्रेंच आयोग की सिफारिश पर विचार करने हेतु किसान है वो जुलाई 1923 में आपके गोविंदपुरा गांव के अंदर इकट्ठे हुए थे, इनका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 23 नंबर दे रखा है, गोविंदगिरी ने 1910 में पालपट्टा में समझौता किया, पालपट्टा का संबंध है? तो पालपट्टा का जो संबंध रहता है वो आपका ईडर से, यानी कि गुजरात के अंदर। तो पालपट्टा में समझौता किया था ईडर गुजरात के अंदर 1910 के अंदर, ठीक है ना। और गोविंदगिरी जी ने भाई समसभा की स्थापना भी की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर आपको दे रखा है, निम्नांकित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था? तो प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें पहला दे रखा है उत्तरदायी सरकार या उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, बिल्कुल सही बात है। मौलिक व राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना, तो ये भी इसका बिल्कुल सही है। ब्रिटिश राज्य का अंत करना, ये इनका कोई उद्देश्य नहीं था। तो आ जाएगा आपके 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 25 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन आपको दे रखा है और इसमें सत्य कथन का आपको चयन भी करना है भाई। तो सबसे पहला कथन दे रखा है 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, बिल्कुल सही बात है। 5 अप्रैल 1931 को जयपुर में मोतीलाल दिवस मनाया गया था, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है, यानी दोनों कथन आपके सत्य है, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 26 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? तो जेंटलमैन जो एग्रीमेंट है वो होता है आपके इसमें हीरालाल शास्त्री जी और मिर्जा इस्माइल के मध्य, यानी कि 1 व 3। तो ऑप्शन नंबर जाएगा आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर आपको दे रखा है, बूंदी राज्य लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने। तो बूंदी राज्य लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो आ जाएगा आपके हरि मोहन जो माथुर जी है, ये आपके बूंदी राज्य लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने थे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर आपको दे रखा है, सावित्री देवी, कृष्णा कुमारी और रमा देवी व्यास आदि महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो सावित्री देवी, कृष्णा कुमारी और रमा देवी जी का जो संबंध है वो रहता है आपके मारवाड़ प्रजामंडल, इनका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 29 नंबर आपको दे रखा है, असुमेलित है। तो कौन सा असुमेलित है उसका आपको चयन करना है। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर, और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो बलवंत सिंह मेहता, और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो मांगीलाल भव्य, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास। तो ये आपके इसमें हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर 4 है वो आप गलत हो जाएगा,
क्योंकि बीकानेर के अंदर आते हैं आपके मगाराम वैद्य। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 4 जो कि असुमेलित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर आपको दे रखा है, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है वो होती है आपके 1938 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में आज़ादी के समय कुल कितने नॉन सैल्यूट ठिकाने थे? तो आज़ादी के समय कुल है वो 3 नॉन सैल्यूट ठिकाने थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 32 नंबर आपको दे रखा है, लक्ष्मण सिंह ने अनेक रियासतों को मिलाकर बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। तो निम्न में से कौन सी रियासत उन रियासतों में शामिल नहीं थी? तो कौन सी रियासत है वो बागड़ संघ में सम्मिलित नहीं थी? तो वो आ जाएगा आपकी कोटा रियासत जो है वो आपके बागड़ संघ के अंदर सम्मिलित नहीं थी। बाकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये सब भी इस संघ के अंदर सम्मिलित थी भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 33 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दे रखे हैं संघ और सामने दे रखी है उनकी स्थापना के लिए दिनांक कि कब स्थापित हुई थी। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दे रखा है मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च को होती है भाई। ये पहले ही गलत हो गया कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। तो ये आपके सुमेलित नहीं है। वृद्ध राजस्थान 25 मार्च 1948 को, बिल्कुल सही है। वृद्ध राजस्थान, सॉरी ये था संयुक्त राजस्थान और यह आता आपके वृद्ध राजस्थान जो कि 30 मार्च 1949 को हुआ था। इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और संयुक्त वृद्ध राजस्थान तो वो आ जाएगा 15 मई 1949। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो कि सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर आपको दे रखा है, वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो वृहद राजस्थान का जो उद्घाटन किया था वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 35 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी कि आपको सुमेलित करना कि कौन सा कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले दे रखा है जोधपुर। तो जोधपुर में आया था आपके हाई कोर्ट, यानी कि पहले में आ जाएगा आपके 1। और भरतपुर, तो भरतपुर में गया था आपके कृषि विभाग, यानी कि पहले में आ जाएगा 1, दूसरे में आएगा 4। तो भरतपुर में हो गया आपके कृषि विभाग। तीसरा दे रखा बीकानेर, तो बीकानेर में आएगा आपके शिक्षा विभाग, यानी कि 2। फिर दे रखा उदयपुर, तो उदयपुर में आ जाएगा आपके खनिज विभाग, यानी कि 3। तो 1, 4, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 नंबर आपको दे रखा है, गमेती, नीमा, खेमा, जोइता आदि नेताओं का संबंध किस आंदोलन से था? तो गमेती, नीमा, खेमा, जोइता आदि नेताओं का जो संबंध है वो आपका रहता है भील आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 37 नंबर आपको दे रखा है, मीणा विद्रोह का सामना करने के हेतु 1855 में सैनिक छावनी की स्थापना कहाँ की गई? तो मीणा विद्रोह का सामना करने के लिए जो सैनिक छावनी बनी थी वो आपके देवली के अंदर बनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 38 नंबर आपको दे रखा है, जयपुर राज्य का पहला मुकदमा जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा हुई थी तो वो रहता है आपके जय सिंहपुरा जो कांड है। इसमें ये आपके जयपुर का पहला मुकदमा था जिसमें हत्यारों को बाकायदा सजा भी हुई थी, तो वो था आपके जय सिंहपुरा हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 38 हो गया। 39 नंबर आपको दे रखा है, गाडा रईजो रे मर्दाओं नामक जोशीला गीत किसने गाया था? यानी कि गाडा रईजो रे मर्दाओं ये जोशीला गीत जो है ये गाया था आपके नानक भील ने भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 नंबर आपको दे रखा है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। सबसे पहले दे रखा है, यह आंदोलन शुरू होने के समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, बिल्कुल सही बात है। बिजोलिया के जागीरदार राव पृथ्वी सिंह ने चौरीकर लगाया था, तो पृथ्वी सिंह ने चौरीकर नहीं लगाया था, पृथ्वी सिंह ने लगाया था तलवार बंदेकर और कृष्ण सिंह ने लगाया था चौरीकर। ठीक है ना, तो ये आपका असत्य हो गया। 1913 में साधु सीताराम के नेतृत्व में किसानों ने जागीर क्षेत्र में हल चलाने से मना कर दिया, बिल्कुल सही है। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया मित्र मंडली की स्थापना की थी, ये भी आपके सही है। तो इसमें असत्य कथन पूछा हो जाएगा आपके दूसरा कथन। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 41 नंबर आपको दे रखा है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग का सदस्य नहीं था। तो द्वितीय जांच आयोग का सदस्य नहीं था तो वो आ जाएगा अमर सिंह राणावत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर दे रखा है आपको, जनवरी 1947 में बेगार विरोधी आंदोलन में रमेश स्वामी शहीद हुए थे, तो रमेश स्वामी संबंधित थे। तो रमेश स्वामी थे आपके भरतपुर से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 43 नंबर आपको दे रखा है। वह रूसी क्रांति को प्रत्येक प्रातः काल याद कर लिया करे। बी.एफ. भरूचा द्वारा रूसी क्रांति को याद करने की बात किससे कही गई थी? तो किससे कही गई थी? तो वो आ जाएगा आपके अलवर के महाराजा से ये बी.एफ. भरूचा ने ये बात कही थी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 144 आपको दे रखा है। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1925 के अंदर अखिल भारतीय जाट महासभा का जो आयोजन हुआ था वो आपके पुष्कर के अंदर आयोजित हुआ था। इनका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 45 नंबर दे रखा है आपको। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपके आएगा इसमें कि जाट प्रजापति यज्ञ, यानी कि सबसे पहले 1 नंबर। फिर आपके इसमें रहने वाला है कटरातल महिला सम्मेलन, यानी कि 2 नंबर। फिर इसमें आ जाएगा आपके हनुमानपुरा गांव का कांड, यानी कि 4 नंबर। फिर आएगा आपके खुड़ी कांड, यानी कि 3 नंबर। तो 1, 2, 4 और 3, 1, 2, 4, 3, ऑप्शन नंबर 3 आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 46 नंबर आपको दे रखा है। राव ऋणमल रो रूपक और गुण जोधयन के रचनाकार है। तो राव ऋणमल रो रूपक और गुण जोधयन के जो रचनाकार है वो आपके रहते हैं गार्डन पसायत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 47 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से किस ग्रंथ में बाबर के पुत्र कामरान व बीकानेर नरेश राव जैतसिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है? तो कौन से ग्रंथ के अंदर बाबर का पुत्र कामरान और बीकानेर के नरेश जैतसिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है? तो वो आ जाएगा आपके बिट्टू सुजा द्वारा कृत राव जैत सिरो छंद, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 48 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से प्रहलाद चरित्र नामक आख्यान काव्य के रचनाकार है? तो प्रहलाद चरित्र नामक जो आख्यान है इसके रचनाकार आते हैं आपके केशव जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। प्रहलाद चरित्र तो केशव जी इसके आपके रचनाकार रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर दे रखा है। बुद्ध सिंह कृत नेहतरंग नामक कृति ग्रंथ कितने खंडों में विभक्त है? तो बुद्ध सिंह के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है जिसका नाम है नेहतरंग, इसमें कितने खंड है? तो वो आ जाएगा आपके 14 खंड है भाई। नेहतरंग के अंदर 14 तो है इसमें खंड, और रचना की थी बुद्ध सिंह के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर आपको दे रखा है। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना वेली किशन रुक्मणी रे की भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा आ जाएगी आपके डिंगल भाषा, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 51 नंबर आपको दे रखा है। 51 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आरटीआई नियमावली 2011 के किस भाग में पाठ्यचर्या एवं प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होने का उपबंध है? तो पाठ्यचर्या व प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने का जो उपबंध है वो आपके इसमें रहता है भाई भाग 7 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर आपको दे रखा है। आरटी नियमावली 2011 के तहत राज्य सलाहकार परिषद के पदेन सदस्य में सम्मिलित नहीं है। तो राज्य सलाहकार परिषद के अंदर पदेन सदस्य के रूप में कौन है वो सम्मिलित नहीं है? तो वो इसमें आपके आ जाएगा निदेशक, जो कि स्कूल शिक्षा परिषद का होता है, वो इसमें है, वो पदेन सदस्य नहीं होता। इनका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 53 नंबर आपको दे रखा है। आरटी नियमावली 2011 के नियम 21 के तहत प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए एक विद्यालय में शिक्षकों की स्वीकृत संख्या किसके द्वारा अधिसूचित है वो की गई? तो किसके द्वारा अधिसूचित की गई? तो वो आ जाएगा आपके इसमें राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ये आपके अधिसूचित की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 54 नंबर आपको दे रखा है। सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं आपको प्रावधान, सामने दे रखे हैं आपको नियम। तो इसमें आपको सुमेलित करके लिखना है कि कौन सा प्रावधान कौन से नियम के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि बालकों माता पिता की शिकायत का निवारण करना, यानी कि इसमें आपको सुमेलित करके नीचे दिए गए जो कूट है उसका आपको चयन करना है भाई, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है बालकों या माता पिता की शिकायतों का निवारण करना। तो जो शिकायत है वो आपके रहता है भाई भाग 25 के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 3। फिर दे रखा है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्य। तो राजस्थान राज्य बाल आयोग द्वारा जो कृत्य है ये आपके रहते हैं भाई नियम नंबर 26 के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 4। तो पहले में आ गया आपके 3, दूसरे में आ गया 4, तीसरा दे रखा है आपको कि राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के समक्ष परिवारों को
प्रस्तुत करने की रीति। तो प्रस्तुत करने की जो रीति रहती है ये आपके आ जाएगा इसमें नियम नंबर 27, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 1। तो इसमें सबसे पहला आ गया 3, फिर आ गया 4, इसमें आ जाएगा आपके नियम नंबर 27 यानी कि 1 नंबर। फिर दे रखा है राज्य सलाहकार परिषद का गठन, तो ये आ जाएगा आपके वापस 2 के अंदर, यानी कि नियम नंबर 28। तो इसमें आपके 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 देखो कौन सा ऑप्शन के अंदर है भाई, तो 3 4 1 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपके इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर आपको दे रखा है आरटी नियमावली 2011 के नियम 11 के तहत प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा वर्ष डैश 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 में सीधे विद्यालय को दी जाएगी। तो वर्ष में कितनी बार है वो, ये जो आपके निःशुल्क बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस है वो सरकार के द्वारा वर्ष में कितनी बार दी जाती है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें 2 बार में ये फीस पूरी दे दी जाएगी, इनका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 56 नंबर आपको दे रखा है आरटीई नियमावली 2011 के नियम 20 के अनुसार शिक्षक द्वारा रखा जाने वाला कौन सा रिकॉर्ड धारा 30(2) के तहत प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने के लिए या पूरा करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार होगा। तो इसमें आपके रहेगा छात्र संचय अभिलेख। इसमें क्या होगा भाई, छात्र संचय अभिलेख के तहत इसमें प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र भी देना आधार होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 57 नंबर आपको दे रखा है आरटी नियमावली 2011 के किस नियम के तहत प्रवेश के लिए विस्तारित काल अवधि का उपबंध है। तो विस्तारित काल अवधि का जो उपबंध रहता है वो आ जाएगा नियम 13 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 58 नंबर आपको दे रखा है राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के नियम 18 के तहत सरकारी व खास श्रेणी के विद्यालयों के शिक्षकों के पास न्यूनतम योग्यता नहीं होने पर राज्य द्वारा उन्हें कितने वर्ष के भीतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने का उपबंध है। तो वो आ जाएगा आपके 5 वर्ष के भीतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने का उपबंध रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 59 नंबर आपको दे रखा है राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के नियम 24 के तहत अध्यापकों के शिकायत निवारण के लिए गठित जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष होगा। तो इसका अध्यक्ष रहेगा आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 60 नंबर आपको दे रखा है राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के आयु के सबूत के दस्तावेज के रूप में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके आधार कार्ड है वो सम्मिलित नहीं रहता है, जबकि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन हो तो वो आपके चल जाएगा, आंगनवाड़ी का लिखा हुआ अभिलेख हो तो वो भी चल जाएगा, और माता पिता द्वारा आयु का घोषणा पत्र वो भी होगा तो भी आपके प्रवेश हो जाएगा। तो इसमें आपके आयु है वो आयु मतलब इसमें आपके ये सबूत रह सकते हैं कि हाँ भाई माता पिता ने लिख के दिया है तो ये आपके सही है, आंगनवाड़ी ने लिख के दिया तो भी आपके सही है, और अस्पताल वालों ने लिख के दिया तो वो तो और भी बेस्ट है, लेकिन आधार कार्ड इसमें आपके मान्य नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 61 नंबर आपके दे रखा है राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के किस नियम के तहत RSCERT को शैक्षणिक प्राधिकारी घोषित किया गया। तो किस नियम के तहत इसको शैक्षणिक प्राधिकारी है घोषित किया गया, तो वो आ जाएगा आपके नियम नंबर 22, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 62 नंबर आपको दे रखा है राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के अंतर्गत अध्यापकों के शिकायत निवारण हेतु गठित समितियों के निर्णय अध्यापकों को कौन से सूचित करेगा। तो वो करेगा आपके सदस्यीय सचिव, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 63 नंबर आपको दे रखा है राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के किस नियम में राज्य सरकार या राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना संबंधी प्रावधान किया गया। तो कौन से नियम के तहत ये प्रावधान किया गया, तो वो आ जाएगा नियम नंबर आपके 27 और नंबर रखा गया है 1098, यानी कि ये आपके रहते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 नंबर आपको दे रखा है राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के प्रावधानानुसार गठित राज्य सलाहकार परिषद में महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो महिला सदस्यों की जो संख्या रहेगी वो आपके इसमें रहने वाली है 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसमें आपकी कितनी रह जाएगी भाई, 1/3 महिलाएं होनी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 65 नंबर आपको दे रखा है यदि किसी निजी विद्यालय में कुल 41 प्रवेश किए जाने हैं तो उनके या उनमें रोस्टर के अनुसार आरटीई निःशुल्क प्रवेश भी लिए गए हैं तो उस कक्षा में सामान्य प्रवेश के विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो सामान्य प्रवेश के जो विद्यार्थियों की संख्या रहेगी वो आपके रहेगी 30, यानी कि ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 66 आपको दे रखा है। निजी विद्यालयों के आरटी निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन के लिए गठित दल द्वारा अधिकतम कितने विद्यालयों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा? तो अधिकतम देखा जाए तो आपके 3 विद्यालयों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, इनका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 67 आपको दे रखा है। निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए एक अभिभावक द्वारा अपने बालक का अधिकतम कितने विद्यालयों में आवेदन किया जा सकता है? तो कितने विद्यालयों में आवेदन किया जा सकता है? तो वो रहता है आपके 5 विद्यालयों में वो वैकल्पिक रूप से आवेदन कर सकता है कि भी पहले में नहीं आया तो दूसरे में आ जाएगा, ऐसे आपको विकल्प मिलते हैं, तो आप 5 विद्यालयों से आवेदन कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 आपको दे रखा है। आरटी नियम अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के तहत राजस्थान में निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश किस प्रवेश पत्र से दिए जा रहे हैं? तो निःशुल्क प्रवेश जो है वो आपके कौन से प्रवेश सत्र से दिए जा रहे हैं? तो वो आ जाएगा आपके 2012-13 से ये प्रवेश दिए जा रहे हैं, इनका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 69 आपको दे रखा है। राजस्थान में निजी विद्यालयों में निःशुल्क बालकों के प्रवेश के लिए दुर्बल वर्ग के बालकों के अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो इसमें पूछा है कि अधिकतम आय कितनी होनी चाहिए, तो वो आ जाएगा आपके 2.5 लाख रुपए। यानी कि दुर्लभ वर्ग के बालक है तो उनके अभिभावकों की जो आय है वो अधिकतम आपके 2.5 लाख रुपए हो सकती है, इनका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर आपको दे रखा है। निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन असत्य है उसका आपको पहचान करके इसमें लिखना है भाई। सबसे पहले आपको दे रखा है कि निःशुल्क प्रवेशित PP3 कक्षा में प्रवेशित निःशुल्क बालक की फीस का पुनर्भरण नहीं किया जाएगा। यानी कि पहला दे रखा है कि PP3 कक्षा में जो प्रवेशित निःशुल्क बालक है, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो चलो देखते हैं। पहले सबसे पहला जो आपको कथन दे रखा है कि PP3 कक्षा में प्रवेशित निःशुल्क बालक की फीस का पुनर्भरण है वो नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। निःशुल्क प्रवेशित बालक की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिट कॉस्ट या विद्यालय द्वारा बालक से ली जाने वाली फीस जो भी अधिक हो का किया जाएगा, नहीं अधिक हो नहीं, जो भी कम हो उसका किया जाएगा। यानी कि यह आपके हो जाएगा असत्य कथन। यदि कोई बालक स्वेच्छा से विद्यालय परिवर्तित करता है तो वह बालक फीस पुनर्भरण का पात्र नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने विद्यालय चेंज कर लिया है तो आप फिर फीस है पुनर्भरण के लिए पात्र नहीं रहने वाले। और 4 नंबर पॉइंट दे रखा है, निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालक द्वारा पुनः आवेदन है वो नहीं किया जा सकता, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन था आपके कि इसमें आपके अधिकतम राशि, तो अधिकतम नहीं है, न्यूनतम है भाई, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपके असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 आपको दे रखा है। निजी विद्यालयों में आरटी निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन हेतु विशेष सत्यापन दल का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो आ जाएगा आपके जिला शिक्षा अधिकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 DO के द्वारा है वो ये किया जाता है भाई, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि DO इसका गठन करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके दे रखा है 72 नंबर। निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए एंट्री लेवल कक्षा PP3+ तथा कक्षा 1 के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित आयु कितनी है? तो PP3 में अगर प्रवेश ले रहे हो तो बच्चे की आयु 3 वर्ष से लेकर 4 वर्ष होनी चाहिए, और अगर कक्षा प्रथम में प्रवेश ले रहे हो तो बच्चे की आयु 6 से 7 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 73 आपको दे रखा है। निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश में सीट्स का आवंटन कितने चरणों में किया जाता है? तो निजी विद्यालय के अंदर देखा जाए तो निःशुल्क प्रवेश में जो सीट का आवंटन है वो कितने चरणों में किया जाता है? तो वो आ जाएगा आपके 3 चरणों में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 74 आपको दे रखा है। निजी विद्यालयों में आरटी प्रवेश की प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, इसमें से आपको चरणों का टाइम फ्रेम के सही क्रम बताना है कि टाइम फ्रेम के अनुसार उसको सही क्रम के अंदर आपको व्यक्त करना है भाई, ठीक है ना। सबसे पहले आपके इसमें रहेगा कि विद्यालय द्वारा प्रोफाइल को अपडेट करना, यानी सबसे पहले A, फिर आएगा वरीयता क्रम का निर्धारण करना, फिर आएगा इसमें आपके अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। पहले रिपोर्टिंग होगी और उसके बाद दस्तावेज में संशोधन होगा, यानी कि अभिभावक द्वारा दस्तावेज में संशोधन। तो इसमें आ जाएगा A, B, D और C, A, B, D, C, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 आपको दे रखा है। आरटी नियमावली की धारा 12(1) के गय के अनुसार निजी विद्यालय में एंट्री लेवल की कक्षा में कितने प्रतिशत सीट पर निःशुल्क प्रवेश दिए जाते हैं? तो आरटी नियम के अनुसार 25% सीट पर आपके निःशुल्क है वो प्रवेश देने अनिवार्य है, ठीक है ना।
ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 76 आपको दे रखा है। राजस्थान में निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश में वरीयता क्रम निर्धारण में किन बालक समूहों को अन्य पर वरीयता दी जाती है? तो अन्य पर वरीयता दी जाती है तो इसमें आ जाएगा आपके अनाथ बालक या फिर जो निःशक्त बालक है इनको वरीयता दी जाती है, इनका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है। राजस्थान में निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश में विद्यालय द्वारा की गई रिजेक्शन रिक्वेस्ट की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो अगर कोई भी मान लो किसी ने अगर निःशुल्क के तहत है वो एडमिशन किया है और स्कूल वाले ने उसको रिजेक्ट कर दी है तो उसकी जांच आप करवा सकते हो सीबीओ के द्वारा, ठीक है ना। यानी कि अंतिम अपीली अधिकारी आपके सीबीओ साहब होते हैं भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 आपको दे रखा है कि 15 जुलाई को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर जयपुर से डैश 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 के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर बायोफोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार का पायलट वितरण है वो प्रारंभ किया गया। तो जयपुर से मतलब कितने आयु के बच्चों के लिए है वो, ये कह सकते हैं आपके जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कितने उम्र के बच्चों के लिए शुरू किया गया था? तो वो आपके इसमें आ जाएगा 3 से लेकर 6 वर्ष के जो आयु बच्चे हैं उनके लिए ये आपके रहता है बायोफोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार, जो कि आपके दिया कुमारी जी के द्वारा शुरू किया गया था जयपुर से और 15 जुलाई से शुरू हुआ था, इनके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 आपको दे रखा है। हील इन राजस्थान नीति 2025 के क्रियान्वयन हेतु गठित कार्यकारी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो हील इन राजस्थान नीति 2025 के क्रियान्वयन हेतु जो गठित कार्यकारी समिति है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो वो आपके रहेगा मुख्य सचिव के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी, इनका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 80 नंबर आपको दे रखा है। 14 जुलाई को राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने हेतु 2000 करोड़ रुपए के निवेश से 500 मेगावाट क्षमता का सौर प्लांट लगाने हेतु RVUNL तथा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने एक जॉइंट वेंचर स्थापित करने हेतु MOU हस्ताक्षरित किया गया है। इसमें RVUNL व इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की क्रमशः हिस्सेदारी रहेगी। तो इसमें हिस्सेदारी कितनी रहेगी वो आपसे अनुपात पूछा गया है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा कि RVUNL की रहेगी 26% और इंद्रप्रस्थ की रहेगी आपके 26% और 74%, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा आपके 1 कि 26:74 का इसमें रेशियो रहने वाला है भाई, तो ऑप्शन हो गया आपके 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 81 आपको दे रखा है कि सरस लाडो मायरा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इस योजना का संचालन राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी कि RCDF द्वारा किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड पशुपालक को पुत्री के विवाह पर 51,000 रुपये दिए जाएंगे, तो ये कथन आपके गलत है भाई। तो इसमें आपके आ जाएगा पहला कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 1, केवल A है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 82 आपको दे रखा है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राज्य के किस जिले को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसमें आपके रहेगा प्रथम स्थान जो है ये बांसवाड़ा जिले को दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 आपको दे रखा है। 3 जुलाई 2025 को डैश 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 ने राजस्थान पुलिस के डैश 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 पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इसमें आपके रहेगा कि जो 3 जुलाई 2025 को आपके राजीव कुमार शर्मा ने 38वें पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP के रूप में पदभार ग्रहण किया है भाई। तो किसने किया? तो राजीव कुमार शर्मा जी ने ग्रहण किया। अब कौन से नंबर के DGP बने हैं? तो 38वें नंबर के DGP बने हैं, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजीव कुमार और 38वें DGP, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 आपको दे रखा है। 8 जुलाई को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राजस्थान के किस जिला मुख्यालय पर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किस जिला मुख्यालय पर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो आ जाएगा आपके धौलपुर जिला मुख्यालय पर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 आपको दे रखा है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन आपको दे रखा है और आपको पूछा कि सत्य कथन कौन सा, उसका भी आपको चयन करना है अभी, ठीक है ना।
तो कौन सा कथन सत्य रहता है उसका आपको चयन करके इसमें सही चिन्ह का चयन करना है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है, इसका आयोजन चौगान स्टेडियम जयपुर में किया गया था, जो कि गलत है। आईपीएस अधिकारी हेमंत कलाल को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, ये भी आपके असत्य है। यानी कि इसमें पूछा सत्य कथन कौन सा है, तो न तो ए सत्य है और न ही बी सत्य है, इनके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 आपको दे रखा है, मथुरादास माथुर अवार्ड 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें से कौन से कथन सत्य है उसका आपको चयन करके भी लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, यह पुरस्कार क्रिकेट खेल हेतु दिया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, यह पुरस्कार आपके क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। सीनियर वर्ग में यह पुरस्कार नागौर के महिपाल लामरोड ने जीता है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। सब जूनियर वर्ग में कार्तिक शर्मा को यह पुरस्कार मिला, तो ये कथन आपके गलत है। तो ए और बी कथन आपके सत्य हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 आपको दे रखा है, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान से फाइटोसौर का 20 करोड़ वर्ष पुराना कंकाल प्राप्त हुआ है। यानी कि जो फाइटोसौर होता है इसका 20 करोड़ वर्ष पुराना कंकाल प्राप्त हुआ है, जो कि मिला है आपके मेगा गांव जैसलमेर से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मेगा गांव जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 88 आपको दे रखा है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्था अधिनियम 1958 की डैश 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 को संशोधन करके डैश 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 संख्या तक श्रमिकों के नियोजन करने वाले संस्थानों को उक्त अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत पंजीयन से छूट प्रदान की गई। तो कौन सा संशोधन था और कितनी छूट प्रदान की गई, तो वो आपके इसमें आ जाएगा कि धारा 1900 वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 की धारा आ जाएगी आपके 4 को संशोधन करके 0 से लेकर 10 संख्या तक श्रमिकों के नियोजन हेतु या नियोजन करने हेतु संस्थाओं को उक्त अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत पंजीयन से छूट प्रदान की गई। तो धारा में कौन सा संशोधन किया भाई, तो धारा 4 में संशोधन हुआ है। कितनी संख्या, तो 0 से लेकर 10 संख्या तक अगर श्रमिक है तो उसमें आपको छूट दी गई, यानी कि इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धारा आ जाएगी 4 और 0 से लेकर 10 वर्ष तक, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है, 10 जुलाई से 12 जुलाई 2025 तक बेंगलुरु में आयोजित 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए F42 भाला फेंक स्पर्धा में पदक जीतने वाले राजस्थानी खिलाड़ी है। तो राजस्थानी खिलाड़ी कौन है जिसकी श्रेणी आती है F42 के अंदर, भाला फेंक के अंदर उन्होंने आपके इसमें कह सकते हैं कि विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए F42 भाला फेंक स्पर्धा में पदक जीता है, तो वो आपके इसमें रहते हैं भाई महेंद्र गुज्जर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। महेंद्र गुज्जर जी ने राजस्थान का नाम रोशन किया है क्योंकि उन्होंने 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए F42 भाला फेंक स्पर्धा में पदक जीता है। तो इसमें आएगा आपके महेंद्र गुज्जर जी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, केरल में आयोजित नेशनल मास्टर्स क्लासिक एंड इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें आपका आ जाएगा राजस्थान की जो अनीता राठी है, इन्होंने आपके स्वर्ण पदक जीता है भाई। तो राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी है, तो अनीता राठी जी ने आपके स्वर्ण पदक जीता है पावर लिफ्टिंग के अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अनीता राठी जी का संबंध किस खेल से है, तो भी आपको ध्यान रखना है कि पावर लिफ्टिंग से संबंधित रहते हैं अनीता राठी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91 आपको दे रखा है, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जो जनक है ये आपके रहते हैं एलन ट्यूरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक भी माना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 आपको दे रखा है, VLSI का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है। तो VLSI का जो प्रयोग है वो आपका रहता है 4th पीढ़ी के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 4थी पीढ़ी के अंदर आपके VLSI का प्रयोग है वो कंप्यूटरों में करना शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 93 आपको दे रखा है, एरावत सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता है। तो एरावत एक सुपर कंप्यूटर है, इसकी जो प्रोसेसिंग क्षमता है वो रहती है आपके 13,170 टेरा फ्लॉप्स, इतनी क्षमता आपके इस सुपर कंप्यूटर की रहती है, जिसका नाम है एरावत और इसकी क्षमता है 13,170 टेरा फ्लॉप्स, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 94 आपको दे रखा है, कोएक्सियल केबल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कोएक्सियल जो केबल है इसके संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको इस पर विचार करना है
और कौन सा कथन सत्य है इसका आपको चयन करना है। सबसे पहला दे रखा है थिननेट को एक्सिस केबल का एक प्रकार है जिसका मुख्यतः प्रयोग नेटवर्किंग में किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, थिननेट एक को एक्सिस केबल का प्रकार होता है जिसका प्रयोग नेटवर्किंग में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा, इस केबल से संचरण के दौरान डाटा चुरण संभव नहीं है। तो डाटा चुराना संभव नहीं है, ये गलत है भाई, डाटा चुराया जा सकता है। तो ये आपके रहता है असत्य है। तो इसमें आपका जाएगा सत्य कथन का पूछा है तो पहला कथन आपके सत्य है, इनकी केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा है, डैश 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 एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से कमज़ोर संकेतों को परिवर्तित किया जाता है। तो कौन सी युक्ति है जिसकी सहायता से कमज़ोर संकेतकों को परिवर्तित यानी कि वर्धित की जाती है। तो इसमें आप कहते हैं पुनरावर्तक। कौन हो जाएंगे भाई, तो पुनरावर्तक एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से कमज़ोर संकेतों को परिवर्धित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 96 आपको दे रखा है, भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित जो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है वो आपके रहते हैं भाई सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। सिद्धार्थ भारत का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर रहता है, यानी कि मेड इन इंडिया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 97 आपको दे रखा है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो हुआ था आपके अमेरिका के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 98 आपको दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जो दिवस है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 30 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 30 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2, 30 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। तो निम्नलिखित कुछ आपको विशेषताएं दे रखी है, इसमें से आपको बताना कि कंप्यूटर की विशेषता है वो कौन सी रहती है। तो इसमें आपके दे रखा एक्यूरेसी और डेलीगेसी, वर्सेटिलिटी और रिलायबिलिटी। तो इसमें आपके जो है वो चारों इसमें आपके कंप्यूटर की विशेषताएं रहने वाली है। एक्यूरेसी भी होती है, डेलीगेसी भी होती है, वर्सेटिलिटी भी होती है और रिलायबिलिटी भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 100 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, वाईफाई का पूर्ण रूप है। तो वाईफाई का जो पूर्ण रूप रहता है वो आता है आपके वायरलेस फिडिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, वायरलेस फिडिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 आपको दे रखा है, इंट्रानेट के अंतर्गत बाह्य आक्रमण को रोकने हेतु तथा आंतरिक एवं बाह्य ट्रैफिक की मॉनिटरिंग हेतु किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो वो आ जाएगा आपके फायरवॉल का उपयोग किया जाता है, इनके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है, टोपोलॉजी जिसमें कंप्यूटर्स को एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तथा एक कंप्यूटर के खराब होने पर भी संपूर्ण नेटवर्क बाधित नहीं होता है। तो ये आपके कौन सी तकनीक रहती है, तो इसमें आपके आ जाएगा कि ये आपके रहती है तारा टोपोलॉजी। कौन सी रहेगी भाई, तारा टोपोलॉजी के तहत एक कंप्यूटर के साथ दूसरा कंप्यूटर भी जोड़ा जाता है ताकि एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो भी नेटवर्क है वो बाधित नहीं होता है, इसे कहते हैं तारा टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 आपको दे रखा है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था। तो जो पंच कार्ड होता है उसका आविष्कार है वो किसने किया था, तो वो आपके इसमें आ जाएगा हरमन हॉलीरथ के द्वारा पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था। तो इसमें आ जाएगा आपके हरमन हॉलीरथ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 104 आपको दे रखा है, भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह था। तो भारत का जो प्रथम शैक्षणिक उपग्रह रहता है वो था आपके एजुसेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 आपको दे रखा है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में शामिल है। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी जो है इसमें शामिल रहता है आपके सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 106 आपको दे रखा है, निम्न में से सत्य कथन है। तो सत्य कथन कौन से है, उसमें से आपको निम्न दिए गए कोड का चयन करके लिखना है भाई। सबसे पहले दे रखा है आपको कि निम्न में से सत्य है, तो पहला दे रखा है वह संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, जिसका महत्तम समापवर्तक केवल 1 होता है तो वह आपके सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। बिल्कुल सही बात है भाई। दूसरा दे रखा है कोई भी दो क्रमागत संख्याएं सदैव एक
सदैव से अभाज्य होती है। बिल्कुल, दोनों अगर क्रमागत संख्या है तो वह हमेशा ही ध्यान रखना आपके से अभाज्य संख्या होगी। यानी कि से अभाज्य का मतलब होता है भाई कि वह किसी एक संख्या से यानी कि समान संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो सकती। ठीक है ना। तीसरा दे रखा है आपको 1 से लेकर 100 तक गिनती में कुल 8 अभाज्य युग्म है। तो बिल्कुल सही है। 1 से लेकर 100 अगर 100 तक की संख्या देखा जाए तो इसमें आपके कुल 8 अभाज्य संख्याओं के युग्म बनते हैं। तो इसमें आपके तीनों ही कथन सत्य है भाई। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 107 आपको दे रखा है संख्या 360 के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या है। तो संख्या 360 के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है? तो वो आ जाएगी आपके 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 108 आपको दे रखा है 3.36 पर बार माइनस 2.05 पर बार प्लस 1.33 पर बार। इसको आपको सॉल्व करना है और आपको गणित के सारे क्वेश्चन प्रॉपर रूप से सॉल्व करके ही फिर इसमें आपको आंसर देखना है। ठीक है ना। मैं आपको अभी राइट आंसर लगा रहा हूँ ताकि आपके जो आंसर आ रहा है और हम जो आंसर बता रहे हैं दोनों को मैच करना है, और जब तक आपके सही आंसर नहीं आए तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है उस क्वेश्चन की। ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने बैठ जाऊँगा तो आपके वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे केवल आंसर बता रहा हूँ। तो इसमें आपका आ जाएगा 2.64 का बार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है 4/15 का 5/6 गुणा 5/8 गुणा 6 प्लस 15 माइनस 10 का सरलीकृत रूप क्या है? तो इसका जो सरलीकृत रूप होगा वो आ जाएगा आपके 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6। ऐसे क्वेश्चन हम आपको बोर्ड मास का नियम है ना वो प्रॉपर रूप से फॉलो करना होता है इसमें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 110 आपको दे रखा है 9 माइनस कोष्टक 8 माइनस कोष्टक 7 माइनस कोष्टक 6 माइनस 1 को सरल कीजिए। इसको अगर आप सरल करोगे तो आपको मिलेगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन परियोजना विधि की आवश्यक विशेषता नहीं है? तो परियोजना विधि की कौन सी आवश्यक विशेषता नहीं रहती है? तो इसमें आपके रहने वाला है कि शिक्षक केंद्रित अधिगम होना चाहिए, ये इसकी विशेषता नहीं है अभी। छात्र केंद्रित अधिगम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा आपके विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 112 आपको दे रखा है कि सामाजिक अध्ययन समाज का अध्ययन है और इसका मुख्य उद्देश्य छात्र को उस दुनिया को समझने में मदद करना है जो उन्हें रहना है, जिसमें उनको रहना है। यानी कि सामाजिक अध्ययन का एक ही उद्देश्य होता है कि उसको समाज के जो नियम है कानून कायदे है उसके बारे में उसको विस्तार से बताना, ताकि वो आगे उस समाज के अंदर आसानी से है वो सर्वाइव कर सके। तो इसके लिए आपके रहता है कि ये परिभाषा किसने दी है? तो देने वाले हैं आपके फॉरेस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 113 आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना विधि का चरण नहीं है? तो कौन सा एक परियोजना विधि का चरण नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके परिकल्पना निर्माण जो है ये आपके एक परियोजना विधि का चरण नहीं रहता है, जबकि योजना बनाना, रिकॉर्डिंग करना, परिस्थिति उत्पन्न करना ये सभी आपके रहते हैं परियोजना विधि के चरण। लेकिन परिकल्पना कर रहे हो तो वो उसमें आपके नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 114 आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक अध्ययन की विशेषताओं के साथ मेल नहीं खाता है? तो कौन सा संबंध है जो कि सामाजिक अध्ययन की विशेषताओं के साथ है वो मेल नहीं खाता है? तो इसमें पहला दे रखा है आपको कि यह सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, बिल्कुल सही बात है। यह विभिन्न विषयों का एकीकृत उपागम न होकर योग मात्र है, तो ये आपके इसमें सुमेलित नहीं खाएगा। यह व्यक्ति को समाज के प्रति अब उसके उत्तरदायित्वों का बोध करवाता, बिल्कुल सही है। ये मानवीय संबंधों का अध्ययन भी है, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा जो कथन है वो आपके इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 115 आपको दे रखा है निम्नांकित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है, यानी कि दोष है? तो प्रोजेक्ट विधि का दोष कौन सा है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें कि यह जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ा है, बिल्कुल सही है। ये अधिगम के नियमों पर आधारित है, तो ये भी इसका दोष नहीं है। ये नागरिकता के प्रशिक्षण प्रदान करता है, ये भी सही है। ये अत्यधिक समय लगने वाली विधि है, बिल्कुल ये इसका एक रहता है दोष, या कह सकते हैं अवगुण, या कह सकते हैं इसकी कमी। कौन सा है भाई? कि इसको करने में अत्यधिक है वो समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 116 आपको दे रखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाव देती है। तो क्या सुझाव देती है? इसमें से आपको बताना है कि कौन से सुझाव है वो देती है। तो इसमें आ जाएगा आपके नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय राजनीति,
विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाए। तो ये आपके सुझाव देती है ऑप्शन नंबर 1, रूपरेखा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 117 आपको दे रखा है, निम्न में से संबंध सूचक अवयव का उदाहरण नहीं है। तो संबंध सूचक जो अवयव है इसका उदाहरण कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा कछुआ खरगोश से आगे निकल गया, संबंध है। उसके ऊपर एक सरदार होता है, उसके नीचे कहीं जमादार होता है, इसमें भी संबंध है। अंग्रेज लोग व्यापार करने के लिए आए थे, न कि देश को जीतने के लिए। तो ये आपके इसमें कोई प्रकार का संबंध नहीं बताया, अंग्रेज़ों के बारे में कहा गया है। उसके निकट भूत और भविष्य दोनों का वर्तमान है, वर्तमान से है, तो ये भी आपके नहीं रहने वाला। लेकिन सूचक संबंध सूचक शब्द है तो वो आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, इसका उदाहरण नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 118 आपको दे रखा है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके सभा। सभा में किसी प्रकार का भाव नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 119 आपको दे रखा है, वहाँ कौन खड़ा है, यानी कि वहाँ पर कौन खड़ा है। तो इसमें आपको पूछा है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है। तो वहाँ कौन खड़ा है, तो इसमें आपका आ जाएगा प्रश्नवाचक, यानी कि आप उससे प्रश्न कर रहे हो कि वहाँ पे कौन खड़ा है भाई, तो इसमें आ जाएगा आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 120 आपको दे रखा है, निम्न में से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके 1 गज कपड़ा, 72 काम, पूरा आनंद और बहुत आदमी। तो बहुत आदमी में किसी भी प्रकार का परिमाण का बोध नहीं होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2, इसका उदाहरण नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 121 आपको दे रखा है कि राजेश ने माली से दूब कटवाई, इनकी जो दूब है वो राजेश ने किसी माली को बुलाया और दूब कटवाई। तो वाक्य में क्रिया है, तो वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो वो आ जाएगी आपके प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि राजेश ने माली को प्रेरित किया, तब वो आया और उस दूब को काट दी, यानी कि खुद ने काम नहीं किया, उसने दूसरे को आदेश दिया है। तो वहाँ पर आपके प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 128 आ गया सीधे, यानी कि 121 से 122 इस तरफ दे रखा आपको 122 कि बहुत इज्जतबाजी करना के लिए प्रयुक्त मुहावरा है। तो बहुत इज्जत करना, इसके लिए कौन सा मुहावरा है प्रयुक्त होता है, तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि बहुत इज्जतबाजी करना, यानी कि इज्जत बहुत ज़्यादा करना, इसका होता है कि बाल की खाल उतारना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सॉरी, ठीक है ना। तो बहुत इज्जतबाजी करना तो बाल की खाल उतारना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 123 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें आपके रहने वाला है कि शिक्षा जो है वो आपके स्त्रीलिंग शब्द रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 124 आपको दे रखा है, नित्य बहुवचन शब्द नहीं है। तो नित्य बहुवचन शब्द नहीं है तो वो आ जाएगा आपके नेत्र नहीं, दूध जो है ये आपके नित्य बहुवचन शब्द नहीं रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो दूध हो जाएगा आपके जो कि नित्य बहुवचन शब्द नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 125 आपको दे रखा है, तो 125 में दे रखा है कि लड़का बस से सामान उतार रहा है। तो लड़का है वो सामान बस से उतार रहा है, तो रेखांकित पद में कारक है, यानी कि बस से सामान। तो बस से सामान उतार रहा है, तो इसमें पूछा है कि कारक कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके अपादान कारक, यानी कि बस से सामान को अलग कर रहा है भाई, तो इसमें हो जाएगा आपके अपादान कारक, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 126 आपको दे रखा है, मेरे उठने से पहले सूरज उग चुका था, वाक्य में काल है, यानी कि मेरे उठने से पहले वो सूरज भगवान जो है वो उग चुके थे। तो इसमें आ जाएगा आपके पूर्ण भूतकाल। कौन सा हो जाएगा भाई, पूर्ण भूतकाल है कि सूरज तो पहले ही उग गए थे, तो ये हो गया भूतकाल, यानी कि बीता हुआ समय हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 127 आपको दे रखा है, मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का जो आवश्यक गुण रहता है वो आता है आपके उच्चारण की शुद्धता, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब है कि आप किसी को कोई चीज़ बोल के सुना रहे हो तो उसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या होना चाहिए, तो सबसे बेस्ट ये होता है कि आपका जो उच्चारण है ना वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, ताकि सामने वाले को है वो एकदम क्लियर रूप से सुनाई दे, यानी कि उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 128 आपको दे रखा है, मौन वाचन का प्रकार है। तो मौन वाचन का जो प्रकार है वो आपके कौन सा रहता है, तो इसमें आपके जो मौन वाचन का प्रकार रहेगा
वो आ जाएगा आपके द्रुतवाचन, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर 2 जो द्रुतवाचन है वो आपके रहता है मौन वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 129 आपको दे रखा है। तो 129 में दे रखा है कि श्रुति लेख से किस कौशल का विकास अधिक विकास होता है। तो श्रुति लेख से जो विकास होता है वो आपके श्रवण लेखन का होता है भाई, यानी कि सुनने की और लिखने की जो क्षमता है उसका विकास होता है। तो इसमें आ जाएगा श्रवण और लेखन का विचार श्रुति लेख से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 130 आपको दे रखा है। भाषा कौशल में से अभिव्यक्ति कौशल है, तो भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो वो आ जाएगा आपके अभिव्यक्ति के लिए आपको बोलना और लिखना आना चाहिए, यानी कि बोलना और लिखना जो है वो आपके भाषा कौशल में से अभिव्यक्ति कौशल है। तो बोलना और लिखना ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 131 आपको दे रखा है। इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। तो परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान कौन सा नहीं रहता है, तो वो आ जाएगा आपके जो कलात्मक परियोजना है ये आपके परिवीक्षित अध्ययन उपागम की सोपान नहीं है अभी। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 132 आपको दे रखा है। 132 में आपको दिया है कि संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है। तो संरचनात्मक उपागम का जो आपके अन्य नाम रहता है ना वो इसमें आता है आपके वाक्य गठन उपागम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 33 नंबर आपको दे रखा है। 33 नंबर आपको दिया हुआ है कि किस शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो कौन सा उपागम है जिसके अंदर आपके कीथ व प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो वो आ जाएगा आपके सूक्ष्म शिक्षण के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 134 आपको दे रखा है। लिखना और सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्सर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किसने किया था। यानी किसी ने कहा कि बच्चों को अगर लिखना सिखा रहे हो तो इससे पूर्व बालक को चित्रकला है वो आपको दिखानी चाहिए, क्योंकि चित्र अक्सर भी एक चित्र है ताकि बच्चे उस चित्र को देख करके लिखना सीख जाए। तो इस मत का समर्थन किसने किया था, तो वो आते हैं आपके महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 135 आपको दे रखा है। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है। तो सस्वर वाचन का अभ्यास करवाना है तो सबसे उपयुक्त साधन रहता है आपके सामूहिक वाचन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 136 आपको दे रखा है। निम्नांकित में से कहानी शिक्षण का उद्देश्य है। तो कहानी शिक्षण का उद्देश्य कौन सा रहता है, तो वो आता है आपके बोध, कल्पना एवं तर्क शक्ति का जो विकास है ये आपके रहता है अभी कहानी शिक्षण का उद्देश्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 37 नंबर आपको दे रखा है। किस विधि या प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है। तो किस विधि या प्रणाली में शिक्षक है वो कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है। तो इसमें आ जाएगा आपके व्यास प्रणाली या विधि, व्यास प्रणाली या फिर व्यास विधि का वो व्याख्यान करता है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 138 आपको दे रखा है। 138 में दे रखा है कि निम्नांकित विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि है उपयुक्त नहीं है, तो वो आ जाएगी आपके इसमें अनुकरणात्मक जो विधि होती है ये आपके इसमें उपयुक्त नहीं रहती, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। तो गद्य शिक्षण के अंदर शब्दार्थ को स्पष्ट करने की जो विधि रहती है वो आती है आपके उद्बोधन विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 140 आपको दे रखा है। आगमन विधि का सिद्धांत है। तो आगमन विधि का सिद्धांत कौन सा है, तो आगमन विधि में रहता है कि ज्ञात से हम अज्ञात की ओर जाते हैं, यानी कि आगमन विधि तो ज्ञात से अज्ञात, यानी कि ऑप्शन नंबर आप क्या जाएगा इसमें 3। ठीक है ना भाई, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं तो वो होता है आपके आगमन विधि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं अब। ही इज़ यूरोपियन हु बिलीव इन सिंपल लिविंग। तो इसमें आप कौन सा आर्टिकल आएगा, तो वो रहने वाला है ए आर्टिकल, ही इज़ ए यूरोपियन हु बिलीव इन सिंपल लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 142 आपको दे रखा है। सी अडोप्टेड डैश 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 चाइल्ड हु हैड बीन अबेंडेंड नियर द टेम्पल। तो इसमें आपका आ जाएगा द चाइल्ड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 143 आपको दे रखा है। सी इज स्टडिंग टू बिकम डैश 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 इंजीनियर। सी इज स्टडी टू बिकम अन इंजीनियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 144 आपको दे रखा है, ही गोज़ टू डैश 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 बेड एट 10 PM एवरी नाइट। तो इसमें आ जाएगा ही गोज़ टू, नो आर्टिकल, इसमें कोई भी आर्टिकल प्रयुक्त नहीं होगा भाई। तो ही गोज़ टू बेड एट 10 PM एवरी नाइट। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 145 आपको दे रखा है, एट दिस टाइम टुमारो आई डैश 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 ओवर द पैसिफिक ओशियन। तो ओवर द पैसिफिक ओशियन यानी कि इसमें आ जाएगा विल बी फ्लाइंग ओवर द पैसिफिक ओशियन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 146 आपको दे रखा है, इट्स टाइम यू डैश 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 मोर सीरियस अबाउट योर फ्यूचर। तो इसमें आपके आ जाएगा कि थॉट, इट्स टाइम टू थॉट मोर सीरियसली अबाउट योर फ्यूचर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 147 आपको दे रखा है, ही डैश 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 ईयरली इन द मॉर्निंग एंड गोज़ फॉर ए जॉग। तो इसमें आ जाएगा आपके गेट अप, यानी कि इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपके गेट अप ईयरली, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 148 दे रखा है, विच सेंटेंस डज नॉट करेक्टली यूज़ ए डाइम ए डजन। तो इसमें आपके रहने वाला कि कौन से के अंदर इसका है वो सही प्रयोग है नहीं हुआ है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, यूनिक मास्टरपीस लाइक दिस आर डाइम ए डोजन। तो ये आपके डजन, ये आप गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 149 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, द आइडियम फेंको द म्यूजिक मीन्स। तो इसमें आपके जो इस आइडियम का मीन रहने वाला है वो आ जाएगा आपके टू एक्सेप्ट द अनप्लेसेंट कंसिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 150 आपको दे रखा है, द आइडियम टेक इट विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट मीन्स। इसका मतलब होता है कि डाउट और नॉट फुल्ली बिलीव समथिंग योर हियर, ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें आपके यह था भाई रीट लेवल 1 का माइनर टेस्ट नंबर 9 का पेपर सॉल्यूशन। और कैसा लगा पेपर? अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना। और शेयर तो करना ही है भाई, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं यार। आपके जो L1 वाले पेपर है ना, इस पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं भाई, थोड़ा करो इसको, थोड़ा शेयर करो यार दोस्तों के साथ, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए सॉल्यूशन के साथ, एक नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।